गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे और अपना पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका था और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं। और आज का बहुत सुंदर सा टॉपिक भी होगा। और आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम बच्चे, वो रैंकिंग टॉपिक को डिस्कस करें। तो बहुत प्यारा टॉपिक है और रैंकिंग टॉपिक से आपने क्वेश्चन बैक टू बैक देखे भी होंगे। और ये वो टॉपिक है जो अपनी प्रेजेंस एक 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 क्वेश्चन के साथ हर एग्जाम में देता है। ठीक है बच्चे। तो आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे, सीजीएल के अलावा भी अगर किसी एग्जाम में अगर आप पेपर देने जाते हैं तो रैंकिंग टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन बनेगा। बहुत सुंदर सा टॉपिक है। तो कुछ लॉजिकल जो टॉपिक होते हैं उनको हम पहले कवर करेंगे, जो सिंपल सिंपल टॉपिक होते हैं उनको हम बाद में देख लेंगे, वो कभी भी स्पीड से करा लेंगे। ठीक है बच्चे। तो क्योंकि मेन लॉजिकल टॉपिक होते हैं, जैसे क्लॉक हुआ, रैंकिंग हुआ, सिटिंग पढ़ेंगे हम, ठीक है, डायरेक्शन पढ़ेंगे, ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे हम, कैलेंडर पढ़ेंगे हम। तो ये कुछ बड़े बड़े टॉपिक हैं, इनको हम पहले कवर करेंगे, उसके बाद हम लगातार छोटे छोटे टॉपिकों को बाद में भी उठा सकते हैं। ठीक है। तो सभी बच्चे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ठीक है, सारे बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे। टाइम का सभी बच्चों को पता ही होगा। प्रॉपर क्लास बेटा हम 11 बजे स्टार्ट कर देते हैं। तो 11:00 पर हमारी क्लास प्रॉपर रेगुलर स्टार्ट हो जाती है। तो सारे बच्चे प्रॉपर तरीके से टाइम टू टाइम आया करेंगे। और दूसरी सबसे मेन बात जो मैं आपको बता देता हूँ, कोई सा भी टॉपिक जब भी मैं स्टार्ट करूं, आप पूरी रीजनिंग में हमेशा याद रखेंगे सारे बच्चे, और ये बात हर बच्चे को पता होनी चाहिए। किसी भी टॉपिक को अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो उस टॉपिक का पहला दिन बेसिक सभी बच्चे जरूर पढ़ेंगे, ध्यान रखें बेटे। ठीक है सभी बच्चे। तो जो बेसिक पढ़ाता हूं वो बेसिक हर बच्चे को समझना है। ठीक है बच्चे। इस क्वेश्चन का बेटा कोई आंसर नहीं करेगा, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी हम यहां पर लौटेंगे, कोई क्वेश्चन अभी नहीं है। आपको किसी भी क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं देना अभी। अभी टॉपिक ही धीमे धीमे स्टार्ट होगा। तो आप सीधे सीधे ये समझ लो कि कोई सा भी टॉपिक हो, जिस टॉपिक को मैं अगर स्टार्ट करता हूं, बेटा क्लॉक का पीडीएफ सेंड कर दिया होगा, बेटा चेक कर लेना। क्लॉक का पीडीएफ बेटा लगा दिया है, आप देख लेना एक बार। ठीक है। क्लॉक के मैंने आपको 50 क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने आपको दी है। आप क्लॉक के 50 क्वेश्चन की पीडीएफ आसानी से लगा सकते हो। बाकी आप भी कुछ प्रैक्टिस करोगे, मैंने आपको बोला था हर टॉपिक की पीडीएफ मैं भी आपको दूंगा। तो वो पीडीएफ मैंने आपको अपलोड करवा दी है, आप चेक कर लेंगे, विद आंसर की होगी, और प्रॉपर तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो वहां से। ठीक है। अब आते हैं रैंकिंग टॉपिक पर। तो मैं बात यहां चल रही थी बच्चे कि रैंकिंग टॉपिक हो या कोई अदर टॉपिक हो, जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट होगा, तो उसका बेसिक सभी बच्चे अच्छी तरीके से जानेंगे, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट बेसिक होता है। आप ये समझ लो, अगर क्वेश्चन थोड़ा बहुत लॉजिकल भी बना तो वो हमारा बेसिक से ही निकलता है बेटा, वो बेसिक से ही निकलता है। तो आपको वो बेसिक निकलना आना चाहिए, इसलिए आज की क्लास में प्रॉपर बेसिक चलेगा। तो उस बेसिक को जान लेते हैं बच्चे। ठीक है बच्चे। तो सभी बच्चे बेटा जल्दी से जुड़ जाएं और सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास का। सुमित कुमार बेटा एप्लीकेशन पे मिलेगी, क्लॉक टॉपिक के साथ ही अटैच कर दी जाती है, जो आपकी वीडियो क्लास होंगी उन्हीं के साथ अटैच कर दी जाती है। तो कभी भी जो भी टॉपिक चलेगा उसकी पीडीएफ की बारे में आपको जब भी जानकारी लेनी हो या कुछ भी करना हो, सिंपल सी बात, उसी टॉपिक में ही आपको वो पीडीएफ मिलेगी, आपको कहीं नहीं जाना। आपने क्लॉक टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक क्लॉक पढ़ा, तो क्लॉक टॉपिक में मैंने जितने टाइप कराए थे वो सारी क्लास की पीडीएफ वही मिलेगी आपको वीडियो के साथ। और एंड में जो प्रैक्टिस सीट देता हूं वो प्रैक्टिस सीट भी आपको उसी क्लास में मिलेगी क्लॉक के साथ। ठीक है बच्चे। अब जैसे रैंकिंग कराऊंगा तो रैंकिंग का पर डे का आपको पर डे वीडियो के साथ मिलेगा, और रैंकिंग के लास्ट में जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो एक प्रैक्टिस सीट दूंगा, वो भी आपको इसी रैंकिंग में ही मिलेगी बेटा। ठीक है। बहुत सारे बच्चों को मिल गई है, सारे बच्चे बता रहे हैं सर मिल गई है हमको। तो जिन बच्चों को नहीं मिली है वो उसी में सर्च कर लेंगे, आपको दिख जाएगी। ठीक है बच्चे। प्रॉपर तरीके से वहीं पर सेट है। ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। एक बात को बेटा चार चार मत पूछा करो, एक ही बात को मैं प्रॉपर तरीके से आपको साफ साफ बता देता हूं। ठीक है बच्चे। रवि कुमार बघेल बेटा सिंपल सवाल थे, वाटर मेज का मतलब 18:30 से माइनस कर देना, निकल आएंगे बच्चे। इसमें इतना कोई लॉजिकल क्वेश्चन है नहीं उसमें। ठीक है बच्चे। समझ लेते हैं, आगे समझ लेते हैं बेटा, रैंकिंग को समझते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम थोड़ा रैंकिंग के बारे में जानकारी कर लेते हैं। सर रैंकिंग होता क्या है? सर रैंकिंग होता क्या है? आप इसको हिंदी में पढ़ते होंगे तो कहीं कहीं पर आपने देखा होगा क्रम व्यवस्था लिखा होता है, क्रम व्यवस्था लिखा होता है। सारे बच्चे सामने फोकस कर लो, बेसिक ही सबसे मेन है। और मैं एक बात पर हमेशा फोकस करवाता हूं, जब भी कोई टॉपिक शुरू हो पूरी रीजनिंग में हमेशा याद रखना बेसिक जरूर पढ़ना। ये नहीं कि बीच में एंट्री मार दोगे सवाल समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना।
अगर आपने बेसिक मजबूत कर लिया, बेस मजबूत कर लिया, तो क्वेश्चन कितना भी लॉजिकल भी बन गया ना, अगर मान लो कोई टाइप मैंने नहीं भी कराई और एग्जाम में आ भी गई, तो बेसिक से हम आसानी से उन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं बेटा। बेसिक से हम आसानी से उन क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं बेटा। 20 47 को बेटा 18 30 से माइनस नहीं कर सकते बेटा। 18 30 बेटा 20 को बेटा आप क्या मान सकते हो, 8:47 नहीं मान सकते। जरूरी है बेटा 20 ही लिखा रहेगा वहां पर। 20 बजने को क्या 8:47 नहीं मान सकते? 8:47 को माइनस कर देना, आंसर निकल आएगा। क्या करते हो यार, छोटी छोटी बातें पूछते हो। तो क्रम व्यवस्था इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है, क्रम व्यवस्था। क्रम व्यवस्था को समझ लेते हैं। दो टॉपिक अब एक तरीके से साथ साथ बनते हैं। इसी के साथ साथ एक टॉपिक और बनता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट, तो बैठने की व्यवस्था हम जिसे बोलते हैं, ये भी इसी का भाई होता है। तो ये दो भाई भाई होते हैं आपकी रीजनिंग में, एक रैंकिंग और एक सिटिंग। इन दोनों में अंतर क्या होता है? सिटिंग का सवाल बनेगा तो बोलेगा एक पंक्ति में 6 लोगों को बिठाना है। तो जो 6 लोग को बिठाना है, तो बिठाने का जो तरीका होता है वो आपकी सिटिंग होती है। ABCDE वो आपकी सिटिंग होती है। तो बैठने के जो तरीके आते हैं वो आपकी सिटिंग हो जाती है। रैंकिंग में क्या होता है? पोजीशन बोलेगा। एक पंक्ति में ए लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पर बैठा है, या ए लेफ्ट साइड से 20वें नंबर पर बैठा है, तो पोजीशन बोल दे कि 20वें नंबर पर बैठा है, 30वें नंबर पर बैठा है, 40वें नंबर पर बैठा है। तो ये सवाल रैंकिंग का हो जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ये आपको क्वेश्चन को स्पीड से करने में काफी हेल्प करेंगी। अब ये ऐसी छोटी छोटी बातें एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काफी हेल्प करेंगी। तो सारी बातों को एक एक करके जानते हैं। तो आज की क्लास में हम रैंकिंग को डिस्कस करने वाले हैं। सिटिंग का मतलब होता है प्रॉपर तरीके से 5 या 6 या 7 या 8 लोग आएंगे, उनको बिठाना है। तो बिठाने के तरीके को हम सिटिंग कहते हैं। ए लेफ्ट पे बैठा है, बी राइट पे बैठा है, सी लेफ्ट पे बैठा है, राइट पे बैठा है, तो बैठने के तरीकों को सिटिंग कहते हैं। रैंकिंग में पोजीशन बोलेगा, ए की पोजीशन टॉप से 10 है या 20 भी है या 30 भी है, बी की पोजीशन बॉटम से 40वीं है, तो पंक्ति में टोटल लोग कितने बैठे, कुछ इस टाइप के सवाल होंगे। तो ये रैंकिंग के सवाल होते हैं। बहुत प्यारा टॉपिक है और इस प्यारे से टॉपिक को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा एक पंक्ति की। तो सिटिंग और रैंकिंग याद रखना, ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों एक ही साथ एक ही जैसे लगभग लॉजिक लेके आते हैं। ठीक है, तो रैंकिंग की बात कर लेते हैं। तो कभी भी किसी भी पंक्ति की जब हम बात करते हैं तो पहले पंक्ति के बारे में बेसिक जानकारी कर लेते हैं, क्योंकि रैंकिंग सेटिंग में जब हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हमें पंक्ति के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि एक जब पंक्ति बनती है तो उसके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन पुट अप होंगे। किसी भी पंक्ति की बात करते हैं, पूरी रीजनिंग में ये पंक्ति आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी? रैंकिंग में मिलेगी, आप जब सिटिंग पढ़ोगे तो वहां पर भी मिलेगी, आप जब पजल पढ़ोगे तो वहां पर भी मिलेगी, आप जब अल्फाबेट प्रॉब्लम टॉपिक पढ़ोगे ABCD वाला, तो वहां पर भी आपको पंक्ति के लॉजिक देखने को मिलेंगी। पंक्ति नहीं मिलेगी लेकिन पंक्ति के कॉन्सेप्ट मिलेंगे। तो ये पंक्ति जो है ना, ये आपको 4-5 टॉपिकों में रीजनिंग में मिलेगी देखने को। ये अपने कॉन्सेप्ट लेके आएगी। तो एक ही कॉन्सेप्ट होता है जो लगातार हर टॉपिक में आता है। सवाल क्या कहता है बेटा, बताता हूं। ये बेसिक बातें हैं। पंक्ति में कोई बच्चा एक ए बैठा हुआ है, कोई एक ए बच्चा बैठा हुआ है, और उस बच्चे का मुझे लेफ्ट राइट समझना है। तो हमेशा एक बात याद रखो बेटा, कैमरा ब्लर मार रहा है बेटा, देख लेना एक बार। तो अगर पंक्ति में बैठा हुआ कोई भी बच्चा होगा, पंक्ति में बैठा हुआ कोई भी बच्चा होगा, उसके अगर हम लेफ्ट राइट की बात करते हैं, उसके बेटा हम लेफ्ट राइट की बात करते हैं, तो हमेशा एक बात याद रखो बेटा, हमेशा एक बात याद रखो, हर पंक्ति में बैठने वाले हर बच्चे का लेफ्ट हैंड और हर बच्चे का राइट हैंड हमेशा वही होते हैं जो अपने होते हैं। आपको कुछ भी अलग से याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा पंक्ति में बैठने वाले हर बच्चे का लेफ्ट, हर बच्चे का राइट हैंड वही होगा जो अपने होंगे। अलग से कोई कॉन्सेप्ट याद मत करो बेटा, ठीक है। तो हमने बोला हम ऐसे बैठे हैं, तो मेरा राइट हैंड किधर है सर? इधर। आप सब भी लोग ऐसे बैठ के पढ़ रहे होंगे, तो मेरा राइट इधर, तो आपका भी राइट इधर होगा, तो इस ए का भी राइट हैंड इधर होगा, तो ये इसका राइट हैंड हो जाएगा। सर मेरा लेफ्ट हैंड इधर है, तो आपका भी लेफ्ट इधर होगा, तो ए का भी लेफ्ट इधर हो जाएगा। इसको बेटा हम लेफ्ट हैंड बोलते हैं। तो राइट हैंड को बेटा हम दायां बोलते हैं और लेफ्ट हैंड को बच्चा हम बायां बोलते हैं। तो पंक्ति में एक नॉलेज याद रखो, लेफ्ट राइट कोई बच्चा भूल जाए, लेफ्ट राइट कोई बच्चा अगर भूल जाए तो कुछ भी याद करने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे। बेटा क्लास 11 बजे शुरू होती है, आपको सबको पता होगा, ठीक है, तो ये पूछने वाली कोई बात नहीं है ना।
अभी टॉपिक स्टार्ट किया है, क्लॉक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हमारा प्रॉपर तरीके से रैंकिंग चल रहा है और रैंकिंग के बारे में मैं आपको बहुत कुछ समझाने वाला हूँ, उसे समझेंगे। अभी टॉपिक शुरू ही हुआ है, आज बेसिक चलेगा, केवल आज सिर्फ बेसिक चलेगा, प्रॉपर तरीके से क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है बच्चे। तो अभी भी दिक्कत आ रही है, कमेंट देख लेना एक बार। तो पंक्ति में बैठने वाला हर बच्चे का लेफ्ट हैंड राइट हैंड वही होते हैं जो अपने होते हैं, आपको कुछ भी अलग से याद नहीं करना, ये सारे पॉइंट बेटा वही होते हैं, ठीक है। तो ये इसका राइट हैंड होगा और इधर इसका लेफ्ट हैंड होगा बेटा, ठीक है। और हर पंक्ति में दो किनारे होते हैं, ये बात सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। हर पंक्ति में बेटा दो किनारे बनते हैं, दो किनारे बनते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक पंक्ति बनाई, मैंने आपके सामने एक पंक्ति बनाई, तो इस पंक्ति में बेटा दो किनारे होंगे। राइट से लगा देना, अरे लगा दे, असल ये लगा देगा। तो तो हर पंक्ति में बेटा दो किनारे होते हैं, हर पंक्ति में बेटा दो किनारे होते हैं। एक ये रहा, एक किनारा हमारा इस साइड पे बनेगा और एक किनारा हमारा इस साइड पे बनेगा। तो जिधर मेरा राइट होता है उसको बेटा मैं राइट साइड बोलता हूं, उसको बेटा मैं राइट साइड बोलता हूं, दायां छोर बोलता हूं बच्चे। इसको हिंदी में बोला जाता है बेटा दायां छोर। और जिधर मेरा लेफ्ट हैंड होता है, जिधर मेरा लेफ्ट हैंड होता है उसको बेटा मैं लेफ्ट साइड बोलता हूं, इसको बेटा मैं लेफ्ट साइड बोलता हूं। और इसको हिंदी में बोला जाता है बेटा बायां छोर, इसको हिंदी में बोला जाता है बेटा बायां छोर। ये दो बातें बेसिक होती हैं, ये पूरी पंक्ति की बेसिक बात है, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। अगर ये बात नहीं पता होगी तो क्वेश्चन निकालना थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल बातें हैं, ये हर बच्चे को पता होनी चाहिए कि लेफ्ट साइड किधर होती है, राइट साइड किधर होती है। बेटा लास्ट में बता दूंगा कहां पर दिखेगी, प्रैक्टिस सीट क्लॉक के टॉपिक में ही पढ़ी है बेटा। इस तरीके से अगर लगातार आप क्लॉक की सीट नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रहा है बेटा, पहले पढ़ लो, पहले टॉपिक चल रहा है तो उसको पढ़ लो बेटा, ठीक है। सीट नहीं मिल रही होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा सीट कहां पर मिल जाएगी बेटा, ठीक है। आप एक बार वीडियो को बंद करके दोबारा चालू कर लो उषा कुमारी बेटा, अगर आपको थोड़ा सा कुछ अलग सा दिख रहा है तो, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अभी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा सा जल्दी से आया करेंगे सारे बच्चे, और थोड़ा सा बेटा जल्दी से आया करेंगे, क्योंकि लगातार 20 मिनट तक तो बच्चे ये बात पूछते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। तो जब 20 मिनट बातें चलेंगी तो बेटा इसमें आपका ही लॉस है, इसमें थोड़ा सा आपका ही लॉस है, क्योंकि 20 मिनट तक बातें चलेंगी तो क्लास कितने मिनट होगी फिर। क्लास का टाइम फिक्स है बच्चे 60 मिनट का, हमें 60 मिनट में ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है। आप थोड़ा सा पढ़ने पर फोकस किया करो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लास्ट में पूछ लेना, एंड में आपको बता दूंगा। अब कोई बच्चा सबसे पहली मिनट में पूछ लिया क्लॉक की सीट नहीं मिली, अब तक क्लॉक की सीट पूछी जा रही है, जबकि इस बात को मैं 3 बार बता चुका हूं कि क्लॉक की सीट क्लॉक वाले चैप्टर में ही मिली है, वहीं रख दी है मैंने, वहीं से आप चेक कर लेंगे। नहीं मिलेगी तो एंड में मैं दोबारा फिर समझा दूंगा आपको कहां मिल जाएगी आपको, ठीक है बच्चों, तो समझ लो। तो ये हमारी पंक्ति में बैठने वाले हर बच्चे का लेफ्ट हैंड राइट हैंड की कहानी होगी, ये आप सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। देखो एक पंक्ति में ए यहां पर बैठा हुआ है, जरूरी नहीं है एक बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, ए भी हो सकता है, बी ओ भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, कितने भी लोग हो सर कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी लोग हो, हर बच्चे का लेफ्ट और हर बच्चे का राइट हमेशा वही होगा जो अपने होंगे। भाई मेरा राइट इधर तो सबका राइट इधर, मेरा लेफ्ट इधर तो सबका लेफ्ट इधर, ये हमेशा राइट साइड, ये हमेशा लेफ्ट साइड होती है, ये हमेशा याद रखेंगे। ये हो गई बेटा पंक्ति, और इसी में बता दो रैंक, अगर रैंक लगाता हूं तो रैंक हमेशा इस तरीके से लग जाती है, रैंक हमेशा इस तरीके से लग जाती है। ए यहां पर बैठा हुआ है तो इसको बोलते हैं बेटा टॉप, ऊपर से, टॉप से ऊपर से, और इसको बोलते हैं बेटा बॉटम, इसको बोलते हैं बेटा बॉटम, ये नीचे से हो जाता है, ये नीचे से हो जाता है। रैंकिंग में हमेशा नीचे से टॉप से, ऊपर से बोलेगा या नीचे से बोलेगा, ऊपर से बोलेगा या नीचे से बोलेगा, तो टॉप से बोलेगा तो ऊपर का टॉप ऊपर मान लेंगे, ये बॉटम हो जाएगा बेटा। इसमें लेफ्ट राइट नहीं होता, इसमें आगे पीछे चलता है, इसमें आगे पीछे चलता है, आगे का मतलब टॉप पर, पीछे का मतलब नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये दो तरीके के पॉइंट बनेंगे, या तो आपका पॉइंट बनेगा बेटा पंक्ति के ऊपर, या आपका पॉइंट बनेगा बेटा आपका रैंकिंग के ऊपर, कैसा भी सवाल बने आराम से हो जाएगा, पहली बात। दूसरी, इस क्वेश्चन में हमेशा 3 टाइप के सवाल निकलेंगे, जो जनरली 3 टाइप के सवाल निकलते हैं। पहला, कुल छात्र निकालना पूछेगा, कुल छात्र कैसे निकाले जाते हैं आज की क्लास में हम यही पढ़ेंगे। दूसरा, वन साइड निकालना पूछेगा, वन साइड का मतलब होता है कि एक पंक्ति बैठी है, इस पंक्ति में टोटल कितने लोग बैठे हैं, पहला सवाल।
दूसरा सवाल, एक पंक्ति में यहाँ ए बैठा हुआ है, ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी होगी? कोई सी भी एक साइड, वन साइड पूछ सकता है, लेफ्ट से कितनी होगी पोजीशन, या ए की पोजीशन राइट से कितनी होगी? दूसरा सवाल वन साइड निकालना। तीसरा सवाल पूछेगा बेटा बीच में छात्र निकालना, दो लोगों के बीच में कितने छात्र बैठे हैं, बीच में कितने छात्र बैठे हैं। एक तीसरा सवाल हमारा ये बनता है कि ए यहाँ बैठा हुआ है, बी यहाँ पर बैठा हुआ है, दोनों लोगों के बीच में कितने लोग बैठे हैं। एक तीसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है। और चौथा कॉन्सेप्ट हमारे इन सबको मिला के सवाल बन जाते हैं, ठीक है, इन सबको मिला के सवाल बन जाते हैं। दो टाइपों को मिलाकर भी कुछ लॉजिकल सवाल बना लेता है, तो कुछ केस हमारे ऐसे बन जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमें 4 केस समझने हैं बेटा, एक एक करके 4 केस समझने हैं। तो 3 केस सबसे मेन है हमारे, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथे केस में तो इनके कंबाइंड क्वेश्चन निकलेंगे, चौथे केस में बच्चा इनके कंबाइंड क्वेश्चन निकलेंगे, और कंबाइंड क्वेश्चन जब भी बनेंगे वो मैं आपको अलग से एक्स्ट्रा करा दूंगा, ठीक है। तो कहानी कुछ इस तरीके से बनती है। तो आज की पहली क्लास में हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं वो टोटल छात्र निकालने वाले क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं, कि जब भी किसी क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट निकालने हो तो वो आपके कैसे निकाले जाते हैं। तो आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, टाइप नंबर 1 से। तो बेसिक बात समझने के बाद सभी बच्चे अब टाइप नंबर 1 पर आ जाते हैं, कि अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में टोटल स्टूडेंट पता करने हो तो टोटल स्टूडेंट पता करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैंने बोला सर एक पंक्ति बनाई मैंने, और इस पंक्ति में मैंने कुछ बच्चों के नाम लिखे, सर ए लिख दिया, सर बी लिख दिया, सी, डी, ई, एफ, एक लिख दिया बेटा जी। समझना बेटा, बेसिक समझा रहा हूं, उसके बाद डायरेक्ट सवाल पे पहुंचेंगे हम जी। 7 लोगों के नाम लिखे मैंने पूछा आपसे, एक इस तरीके से पंक्ति बना के दे दी, और मैंने आपसे पूछा बताओ इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं। अगर मैं इसमें कुल लोगों की संख्या पूछता हूं, टोटल कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने बैठे हैं, अगर ऐसा सवाल कभी भी आ जाए, पंक्ति बनी हुई आ जाए, लोग बैठे हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, और कुल छात्रों की संख्या पूछे, तो एक तरीका तो ये है कि सर सबको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग बैठे हैं, इसका आंसर है, खत्म सवाल। एक कॉन्सेप्ट तो ये बन जाता है कि ऐसे आप गिन सकते हो। लेकिन ऐसा सवाल आपने कभी भी किसी एग्जाम में नहीं देखा होगा कि इस तरीके से इतना सिंपल सवाल पूछ ले कि भाई 5-6 लोगों को बना के उसने बिठा दिया और आपसे पूछ लिया बताओ टोटल कितने, तो सबको उठा के गिन लो, राइट आंसर निकल आया। पर ऐसा सवाल एग्जाम में कभी बनता नहीं है, तो ऐसे सवाल बनने की पॉसिबिलिटी हो गई खत्म। अब सवाल कैसे बनता है वो समझाता हूं। किसी भी पंक्ति में अगर आपको टोटल निकालना है, चाहे वो पंक्ति हो चाहे वो रैंक हो, किसी की भी बात करें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो पंक्ति बोले तो भी बात एक ही है, और चाहे वो रैंक बोले तो भी बात एक ही है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं चाहे रैंक की बात करूं या पंक्ति की बात करूं, एक कॉन्सेप्ट होता है जो टोटल निकाल देता है। उस कॉन्सेप्ट को माइंड में रखो, जब जब किसी क्वेश्चन में हमें टोटल निकालना होगा तब तक वो कंडीशन आपको बनानी पड़ेगी, वो कॉन्सेप्ट आपको हमेशा लगाना पड़ेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है समझाता हूं। 7 लोग बैठे सामने, देखो प्रूफ करके दिखाता हूं कैसे कहानी बनी है। 7 लोग बैठे हैं आपके सामने, अगर मुझे इसमें टोटल निकालना है बिना गिने, बिना काउंटिंग करे टोटल निकालना है, तो टोटल निकालने का हमेशा कॉन्सेप्ट होता है, टोटल निकालने का हमेशा एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक सीट की पोजीशन को दोनों तरफ से पता कर लो। किसी एक बच्चे की पोजीशन को, मान लो किसी बच्चे को, आपका मन करे उस बच्चे को उठा सकते हो। मैंने बोला सर ई को ले लेते हैं, ई को ले लेते हैं, किसी एक बच्चे को पकड़ सकते हैं, आपका मन करे उसको, किसी एक ऐसे बच्चे को पकड़ो जिसकी पोजीशन दोनों तरफ से पता हो। जैसे ई की पोजीशन लेफ्ट से काउंट करूंगा तो सर कितनी है, 1 2 3 4 5, सर 5 भी है, ठीक है। ई की पोजीशन राइट से काउंट करूंगा सर कितनी है, 1 2 3, सर कितनी है, तीसरी है। सामने देख लो, टोटल निकालने का कॉन्सेप्ट होता है किसी एक बच्चे को ढूंढ लेना, चाहे रैंक हो या पंक्ति हो, और एक बच्चे की पोजीशन, एक किसी बच्चे की पोजीशन कहीं पर भी बैठा हो पूरी पंक्ति में, उसकी पोजीशन दोनों तरफ से पता चल जाए। दोनों तरफ का मतलब होता है लेफ्ट से भी पता चल जाए, राइट से, अगर रैंक होगी तो टॉप से पता चल जाए या बॉटम से पता चल जाए। अगर एक बच्चे की पोजीशन दोनों तरफ से पता चल जाती है तो टोटल स्टूडेंट निकालने का कॉन्सेप्ट होता है दोनों को जोड़कर -1, दोनों को जोड़कर बेटा -1 कर दो, दोनों को जोड़कर -1 कर दो, तो कुल छात्र बेटा डायरेक्ट निकल आते हैं 7। यही कॉन्सेप्ट हमारा लगातार चलेगा, एक ही कॉन्सेप्ट है जो पूरी रैंकिंग को खत्म करेगा। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाता है वो, इसका फॉर्मूला ये बन जाता है कि अगर किसी बच्चे की पोजीशन, ये बना देता हूं, अगर किसी बच्चे की पोजीशन, ए की पोजीशन लेफ्ट साइड से अगर एक्स भी है और बाई राइट साइड से बेटा बाई भी है, तो टोटल स्टूडेंट निकालने का फॉर्मूला बन जाता है, टोटल बराबर बन जाता है x + y - 1। x + y - 1 कर लो, या आप लेफ्ट साइड या राइट साइड मान सकते हो,
तो टोटल बराबर बन जाएगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ऐसे भी कुछ बच्चे लेफ्ट प्लस राइट लिख लेते हैं, तो एल प्लस आर माइनस वन भी लगा सकते हैं। दोनों को जोड़कर वन माइनस कर दो तो टोटल निकल आते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे पूरी क्लास चलेगी, पूरी रैंकिंग चलेगी। ये इसका बेसिक पॉइंट है, बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन बेटे बहुत लॉजिकल बनेंगे इसके ऊपर। अब हम माइनस वन क्यों करते हैं, उसका रीजन ये होता है कि बेटा ई की पोजीशन को हमने 2 बार काउंट कर लिया था। लेफ्ट साइड से जब ई गिना तो 5वें नंबर पे था, तो ई काउंट हो गया। राइट साइड से गिना तो फिर ई 3रे नंबर पे था, ई दोबारा फिर काउंट हो गया। तो ई की जो गिनती है हमने कितने बार कर ली बच्चे, 2 बार। जब व्यक्ति वो कितना है, एक व्यक्ति वो एक ही था, लेकिन काउंटिंग हम 2 बार कर चुके हैं। तो 5 + 3 कितना हो गया सर, 8। अब ई उस 8 में कितने बार आया है सर, 2 बार, इसलिए एक कम कर लेते हैं, इसलिए एक कम कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं x + y - 1। बीच वाला बच्चा 2 बार काउंट हो जाता है, इसलिए हम -1 कर लेते हैं। लेफ्ट वाली पोजीशन राइट वाली पोजीशन दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने के बाद -1 कर देंगे, टोटल निकल आएंगे। यही कॉन्सेप्ट लगातार चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला एक रैंक में अमन टॉप से बेटा 10वें नंबर पर है और बॉटम से बेटा 20वें नंबर पर है। टोटल छात्र कितने हो जाएंगे, पूरी रैंक में टोटल कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो बेटा। टोटल कितना बनेगा, तो अमन की रैंक टॉप से बेटा 10 है और बॉटम से बेटा कितनी है उसकी, बॉटम से कितनी है बेटा 20 है। तो एक ही बच्चे की पोजीशन दोनों तरफ से पता चल गई, एक ही बच्चे की पोजीशन दोनों तरफ से पता चल गई। अब टॉप से बेटा 10 है, बॉटम से 20 है, तो 10 + 20 - 1 कितना बनेगा सर, 29 बन जाएगा। तो कुल छात्रों की संख्या सर 29 हो जाएगी। सारे बच्चों को क्लियर हुआ। अगला एक सवाल मैंने दिया, अगर पंक्ति की बात करता हूं, एक पंक्ति में राहुल लेफ्ट साइड से सर 7वां है और वही राहुल राइट साइड से सर 8वां है। वही राहुल की पोजीशन राइट से बेटा 8 है, लेफ्ट से 7 है और राइट से बेटा 8 है। तो टोटल कितना बनेगा, जल्दी से बता दो, टोटल कितना बचेगा। तो हम बोलेंगे सर 7 + 8 - 1 कर दो, 7 + 8 - 1 कर दो सर, कितना बनेगा सर 14 बनेगा। तो करेक्ट आंसर बनने में सर समय नहीं लगता। तो ये सिंपल सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल होंगे तो इस तरीके से बनेंगे। टफ कैसे बनेंगे वो चीजें भी समझाऊंगा, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, अगर मैंने बोला बेटा पंक्ति में कि राहुल की पोजीशन, मैंने बोला राहुल लेफ्ट साइड से 10वें स्थान पर बैठा है, सामने समझना बेटा, राहुल लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पर है। अगर राहुल लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पर बैठा है तो कुछ बेसिक बातें और सीख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। अगर राहुल लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पर बैठा है तो क्या बच्चे आप बता सकते हो कि राहुल के पीछे कितने लोग होंगे, यहां पर कोई भी बच्चा बता सकता है? तो राहुल के पीछे यहां पर कितने लोग बैठे हैं, 10 या 9? जल्दी से कमेंट में बता दो, 10 या 9? बच्चे बताते हैं सर 9 होंगे, बिल्कुल सही बात। अगर राहुल की पोजीशन लेफ्ट साइड से अगर 10वीं होगी, अगर ये सीट 10वीं है तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि राहुल के पीछे इस एरिया में हमेशा कितने बच्चे होंगे सर, 9। जब 9 बच्चे होंगे तभी तो राहुल 10वीं सीट पर होगा। तो ये बात भी सभी बच्चों को पता होनी चाहिए कि अगर मैं पूछूं कि राहुल की पोजीशन लेफ्ट साइड से 10वीं है, तो अगर आपको ये आइडिया लेना हो कि राहुल के पीछे कितने लोग बैठे हैं, तो सर 9 लोग बैठे हैं। एक बात। दूसरी बात, अगर मैंने ये बोला कि एक रैंक में अमन के पीछे 11 छात्र बैठे हैं, अमन के पीछे 11 छात्र बैठे हैं, तो अमन की पोजीशन नीचे से कितनी होगी, कोई बच्चा बता सकता है? तो अमन की पोजीशन नीचे से कितनी होगी, कोई बच्चा बता सकता है? सर 12वीं होगी, बिल्कुल बेटा। अगर अमन के नीचे 11 लोग बैठे हैं, अगर अमन ये लैंग्वेज हमेशा क्वेश्चनों में यूज होंगी, ध्यान रखना। अभी आपको ये बहुत सिंपल सी बातें लग रही होंगी, लेकिन ये क्वेश्चन में ये लाइनों का यूज होगा, और जब भी इन लाइनों का यूज होगा तो वहां पर हमें ये पॉइंट समझने पड़ेंगे। अगर अमन के पीछे 11 छात्र बैठे हैं तो ये बात कंफर्म हो जाती है, तो 11 पीछे होंगे, तो 11 के जस्ट बाद अमन है, तो अमन कितने पर हो जाएगा सर, 12वें नंबर पर अमन हो जाएगा। तो अमन की पोजीशन हमारी 12 हो जाएगी। तो कुछ पॉइंट, ये बेसिक पॉइंट है, ये कुछ जगह पर इनका यूज होगा, ये आपको प्रॉपर तरीके से सभी बच्चों को पता होना चाहिए। कर लेंगे सारे बच्चे। एक बात और समझेंगे, उसके बाद बेटा आगे बढ़ जाता हूं। मैंने बोला कि अमन की पोजीशन लेफ्ट साइड से 20वीं है और राहुल की पोजीशन लेफ्ट साइड से 15वीं है, लेफ्ट साइड से 15वीं है। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि राहुल और अमन के बीच में कितने लोग होंगे, कोई भी बच्चा बता सकता है?
राहुल और अमन के बीच में कितने लोग होंगे, कोई भी बच्चा बता सकता है। अगर मैं दोनों बच्चों की पोजीशन लेफ्ट से बोलूं, अगर मैं दोनों बच्चों की पोजीशन लेफ्ट से बोलूं, अमन लेफ्ट से 20 है तो ये वाली सीट 20 कर ली, राहुल लेफ्ट से 15 है तो ये वाली सीट मैंने 15 कर ली। तो दोनों के बीच में कितने लोग हो सकते हैं, कोई बच्चा बता सकता है? 5 या 4, कोई भी बच्चा जल्दी से बता दे। अगर दो लोगों की पोजीशन एक ही साइड से पता हो, एक ही साइड से पता हो, चाहे लेफ्ट से या राइट से, तो इन दोनों के बीच में हमेशा डिफरेंस का एक कम बीच में होता है। अगर ये वाली सीट 15 है, ये वाली सीट बेटा 20 है, तो ये बात बिल्कुल कंफर्म होगी। जो बीच में छात्र होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? एक 16वीं सीट होगी, एक 17वीं सीट होगी, एक 18वीं सीट होगी, एक 19वीं सीट होगी, और 20वीं सीट पर तो बेटा ये बैठा ही है। तो 20वीं सीट पर ये बैठा है, 15वीं सीट पर ये बैठा है, तो इनके बीच में वाली एरिया में ये 4 सीटें तो होंगी, एक 16वीं सीट, एक 17वीं, एक 18वीं, एक 19वीं। तो बीच में कितने लोग होंगे सर? 4 होंगे। तो ऐसा सवाल कभी भी आए तो हमेशा एक बात याद रखना, अब ऐसे बार बार लिखेंगे थोड़ी बेटा, अंतर निकालने का तरीका होता है इनका, बीच के वसात निकालने का तरीका होता है, दोनों का डिफरेंस में से हमेशा एक कम होगा, क्योंकि ये तो छोटी वैल्यू तो हमने निकाल लिया। अगर यही वैल्यू बड़ी हो जाती, मैंने बोला एक की पोजीशन लेफ्ट साइड से 900वीं थी और बी की पोजीशन लेफ्ट साइड से 500वीं थी, अगर मैं दोनों के बीच में छात्र पूछूं तो काउंटिंग करने में बेटा बहुत टाइम लगेगा, तो काउंटिंग करने में बहुत टाइम लगेगा। अब ए की पोजीशन बेटा कितनी है? लेफ्ट से काउंट करूंगा तो 900वीं। बी की पोजीशन बेटा राइट लेफ्ट से कितनी है सर? 500वीं। तो दोनों के बीच में कितने लोग हैं? तो अगर मैं ए एंड बी के बीच में पूछूं, ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, तो 500 के बाद 900 से पहले अगर सब गिनोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो काउंटिंग करने का तरीका होता है, दोनों का जो अंतर आएगा, दोनों का जो अंतर आएगा उसमें से एक कम बीच में होगा। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है बेटा? 400 का। अंतर कितने का आ रहा है? 400 का, उसमें से एक कम कर दो, 399 लोग बीच में बैठे होंगे। और यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कभी कभी ये सवाल आपको परेशान करेंगे, ठीक है बेटा। ऐसे यहां था 20 और 15 का डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 5 का। तो बीच में कितने लोग बैठे हैं सर? 4 लोग बैठे हैं। छोटी बात से हमने कॉन्सेप्ट सीखा, और छोटी बात से कॉन्सेप्ट सीखने के बाद कितने भी बड़े बड़े क्वेश्चन में लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो 399 होगा, 399 बनेगा, कर लेंगे सारे बच्चे। ये कुछ बेसिक बातें थी रैंकिंग की, जिन्हें हम सब बच्चों ने जाना, और कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को मैंने बता दिया कि जब भी किसी पॉइंट में टोटल निकालने हो तो हमें एक बच्चे की सीट पकड़नी है, एक बच्चे की सीट पकड़नी है, और उस बच्चे की सीट दोनों तरफ से जैसे ही पता चल जाए, ये लेफ्ट और राइट जैसे ही पता चल जाए, दोनों को जोड़कर -1 कर देना, टोटल छात्र निकल आते हैं। यही इस सवाल का बेसिक पॉइंट है। सिंपल और टफ सवालों में फर्क क्या होता है वो बता देता हूं। अगर ये कंडीशन डायरेक्ट लग जाए L + R - 1, कभी कभी क्या होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड डायरेक्ट देगा, लेफ्ट प्लस राइट डायरेक्ट दे देगा, तो ये एक सिंपल सवाल बन जाता है। और अगर ये कंडीशन गायब कर दे, ये कंडीशन हमें बनानी पड़े क्वेश्चन में, तो वही क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल बन जाता है। तो जिस क्वेश्चन में ये दोनों कंडीशन प्रॉपर तरीके से आ रही है बन के, वो एक सिंपल सवाल है, और जिस क्वेश्चन में ये प्रॉपर तरीके से बन के नहीं आ रही है, आपको माइंड से बनानी पड़ रही है, वो थोड़ा सा लॉजिकल सवाल है। बस यही फर्क होता है लॉजिकल क्वेश्चन में और सिंपल क्वेश्चन में। कंडीशन डायरेक्ट बन के आ जाएंगी, अच्छा सवाल है, डायरेक्ट लगा दो, क्वेश्चन खत्म। कंडीशन बन के नहीं बन रही, आपको माइंड से बनानी पड़ेगी, तो वो थोड़ा सा लॉजिकल बन जाता है। एक एक करके सारे क्वेश्चन को समझाता हूं, सिंपल क्वेश्चन क्या होता है, लॉजिकल क्या होता है। पहला सवाल आपके सामने, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, जल्दी से कर देंगे। श्याम का किसी क्लास में दाएं से 17वां तथा बाएं से 24वां स्थान है, तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे? सिंपल सी बात कह रहा था, एक कोई बच्चा रहा होगा श्याम, और उस श्याम की पोजीशन उसने दोनों तरफ से हमें बता दी। जब हमें दोनों तरफ से बता दी तो सब कुछ क्लियर हो गया। राइट से कितना है बेटा? राइट साइड से काउंट करूंगा तो 17 है, और लेफ्ट साइड से काउंट करूंगा तो बेटा 24 है। एक बच्चे की पोजीशन जब दोनों तरफ से पता चल जाती है, व्यक्ति याद रखना एक ही होना चाहिए, डबल नहीं होनी चाहिए। जब एक बच्चे की पोजीशन दोनों तरफ से पता चल जाती है, तो टोटल स्टूडेंट निकालने का कॉन्सेप्ट होता है L + R - 1। सर दोनों को जोड़कर 1 माइनस कर दो, तो कुल छात्र कितने बन जाते हैं सर? 40 बन जाते हैं, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो दुनिया का सबसे आसान सवाल ये बनेगा, इससे सिंपल कुछ नहीं बन सकता। अगर रैंकिंग में सबसे सरल सवाल की शुरुआत होती है तो यहां से हो जाती है। इस क्वेश्चन से सिंपल कोई सवाल नहीं बनेगा, और ऐसा सवाल अगर कभी भी किसी वनडे एग्जाम में मिल भी जाए तो सारे बच्चे आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है बच्चे, धीरे धीरे क्लास सारी बढ़ती चली जाएगी, क्वेश्चन लॉजिकल बनते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने सभी बच्चे जल्दी से बता देंगे। कुछ व्यक्तियों की एक पंक्ति में
नेहा लेफ्ट से बेटा कितनी है, नेहा की पोजीशन दे रखी है, तो नेहा की पोजीशन बेटा लेफ्ट से कितनी है 463, नेहा की पोजीशन लेफ्ट से 463 है, और राइट से कितनी है बेटा, उसी नेहा की पोजीशन राइट से कितनी है 531 है, 531 है बेटा। अब एक ही बच्चे की पोजीशन जब दोनों तरफ से मिलेगी बेटा, एक ही बच्चे की पोजीशन होनी चाहिए, तो दोनों को जोड़कर बेटा एक माइनस कर दो, टोटल बराबर हो जाएगा L प्लस R माइनस 1, तो दोनों को जोड़कर एक घटा दो बेटा, कितना बनेगा, कितना हो जाएगा 463 प्लस 531 माइनस 1 करूंगा, तो ये बनेगा बेटा आपका 399, 993 बन जाएगा, और 993 बेटा किस ऑप्शन में आ रहा है, सी ऑप्शन में बनना था, यही इसका राइट आंसर बनेगा। क्लियर सभी बच्चों को, 993 बनेगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सवाल है, तो ऐसे कभी सिंपल सवाल दिखेंगे आप डायरेक्ट लगा सकते हो। अगला सवाल बेटा ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी जल्दी से कर दो। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी भी हो सकती है, एक क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी भी हो सकती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, एक रैंक में धोनी ने यह पाया कि वह दोनों ओर से 51 नंबर पर है बेटा, दोनों तरफ से। अगर मैं बोलता हूं एक बच्चा है कोई, मान लो ये खड़ा है, अगर इस पंक्ति में एक बच्चा कोई खड़ा है तो इसने एक बात नोटिस की कि मैं दोनों तरफ से मान लो 51 नंबर पर हूं, इसका मतलब दोनों तरफ का मतलब होता है लेफ्ट से भी मेरी पोजीशन 51 होगी और राइट से भी मेरी पोजीशन 51 होगी, दोनों तरफ से 51 है। जब एक बच्चे की पोजीशन दोनों तरफ से पता चल जाए तो टोटल बराबर सभी बच्चे जानते हैं, दोनों को जोड़कर -1 कर दो, -1 कर दो। सर कितना बनेगा 101, 101 बनेगा। राइट आंसर में कितना बन जाएगा 101 बन जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा। तो इस टाइप के जब भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ जाते हैं। ये आपके लिए एक अगला सवाल, इसको कर दो, थोड़ा सा लॉजिकल सवाल, वरना आप धीमे धीमे शुरू हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन कहता है एक टूर्नामेंट में जिस टीम का कैप्टन रोहित शर्मा था वह टीम टॉप से बेटा 3rd नंबर पर थी। अच्छी बात, यदि कप्तान रोहित शर्मा की टीम के बाद 19 टीमें हो, जो रोहित शर्मा की जो टीम थी उस टीम के बाद कितनी टीमें बनी हो 19, तो टूर्नामेंट में कुल कितनी टीमें हैं जल्दी से बता दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 21 या 22, 23, 24, ऑप्शन भी बैक टू बैक बने हुए हैं, एक भी गलती, छोटी सी गलती से 21 का 22 बन जाएगा। कुछ बच्चे 21 पे जा रहे हैं, कुछ 22 में जा रहे हैं, हो गया कंफ्यूजन। करेक्ट आंसर ए या बी, देखो रोहित शर्मा से क्या मतलब, रोहित शर्मा की टीम से क्या मतलब, पॉइंट सीधे सीधे ही समझो। एक टूर्नामेंट में जिस टीम का कैप्टन रोहित शर्मा था वह टीम टॉप से, टीम की बात कर रहे थे सीधे सीधे कि रोहित शर्मा की कोई एक टीम रही होगी और वो टीम टॉप से कितनी है सर 3rd नंबर पर है, ऊपर से तो तीसरी होगी, टॉप से तीसरे नंबर पे थी। और यदि कप्तान रोहित शर्मा की टीम के बाद 19 टीमें हों, ये रोहित शर्मा की जो टीम होगी ये वाली टीम, इस टीम के बाद पीछे मतलब कितनी टीमें 19 टीमें, तो पीछे 19 टीमें, 19वें नंबर पर नहीं है पीछे से, वो उसके पीछे 19 टीमें हैं। अगर पीछे 19 टीमें होगी तो नीचे से रोहित शर्मा की टीम कितनी हो जाएगी सर, 19 तो जस्ट पीछे है, तो वो 20 भी नहीं हो जाएगी सर, 20 बन जाएगी बेटा, 20 बन जाएगी। ठीक है, ये बात, ये छोटे छोटे पॉइंट में अभी समझा के गया था। मैंने बोला बेटा कि ए के पीछे अगर 10 छात्र बैठे हैं, ए के पीछे अगर 10 छात्र बैठे हैं तो ए की पोजीशन कितनी होगी सर 11 होगी। इसका मतलब है अगर 10 पीछे बैठे हैं तो 10 के बाद 11वें नंबर पर ए बैठा है, इसका मतलब यही कंडीशन यहां लगा दो। रोहित शर्मा के पीछे 19 टीमें, अगर इस एरिया में 19 टीमें बैठी हैं तो रोहित शर्मा की टीम हो जाएगी 20वीं। अब रोहित शर्मा की टीम ऊपर से बेटा 3rd नंबर पर और नीचे से बेटा 20 नंबर पर, तो टोटल कितना बनेगा 3 ऊपर का नीचे का 20 -1 कर दो, तो राइट आंसर बेटा 22 बनेगा। जो बच्चे 21 लगा रहे थे वो कहां गलती कर रहे हैं उन्हें सबको पता चल गया होगा, कहां गलती कर दी पता चल गया होगा बेटा। इसलिए कहते हैं लैंग्वेज ढंग से पढ़ लेना, हर क्वेश्चन की लैंग्वेज सही से पढ़ना, कब लैंग्वेज को चेंज कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर सभी बच्चों का, सारे बच्चों का पॉइंट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका सभी बच्चे जल्दी से आंसर बता देंगे, उसके बाद मैं समझा रहा हूं इस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दो। एक परीक्षा में पूजा का स्थान और पूजा की जो पोजीशन है बेटा वो पास स्टूडेंट की है, ध्यान रखना, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की।
सूची में 50वां है और नीचे से बेटा 56वां है। 11 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी, 6 फेल हो गए। कितने लोग टोटल थे, जल्दी से बता दो, टोटल कितने लोग थे? हाँ बेटा, तरुण कुमार, लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। अगर जल्दबाजी में क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं पढ़ी तो क्वेश्चन सेकंडों में गलत होगा, सेकंडों में। इसलिए रैंकिंग वाले क्वेश्चन की जो भी लैंग्वेज आए प्रॉपर तरीके से पढ़ना। एक छोटे छोटे पॉइंट भी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देंगे, लैंग्वेज को चेंज कर देंगे। इसलिए आप सभी बच्चे प्रॉपर तरीके से हर लाइन को पढ़कर ही क्वेश्चन करना। जल्दबाजी में कोई भी बच्चा क्वेश्चन को नहीं करेगा, जल्दबाजी में कोई भी बच्चा क्वेश्चन को नहीं करेगा। विशाल कुमार बेटा, आपके कमेंट आ रहे हैं, आंसर करो। 122 लगा रहे हैं बच्चे, 122, बहुत सुंदर। पता करते हैं बेटा, एग्जामिनेशन में क्या हुआ। पूजा पोजीशन 15 फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पास स्टूडेंट एंड 56 फ्रॉम द बॉटम। इसका मतलब पूजा की जो रैंक लगी, ये रही पूजा। अगर यहां पर पूजा को मान लूं, अगर यहां पर मैं पूजा को मान लूं, तो पूजा टॉप से कितने नंबर पर है बच्चे? पूजा की पोजीशन टॉप से कितनी है बेटा? सर 50 है। और पूजा की बेटा बॉटम से स्थिति कितनी है बेटा? 56 है। तो यहां से टोटल निकाल सकता हूं। तो टोटल पास स्टूडेंट हो जाएंगे 50 प्लस 56 माइनस 1, तो ये बनेगा बेटा 105। ये कितना बनेगा बेटा? 105 बन जाएगा। यहां तक किसी को समस्या? तो 105 लोग बेटा कौन है? ये टोटल पास बच्चे हैं। रैंक जब क्लास में लगती है तो पास बच्चों की लगती है, बच्चे फेल की थोड़ी लगेगी। तो हमने जो रैंकिंग लगाई, रैंक लगाई, वो क्वेश्चन में उसने साफ साफ बोल दिया कि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में उन बच्चों की सूची लगी है, रैंक लगी है जो बच्चे पास थे बेटा। देखो, पास स्टूडेंट, जो बच्चे पास थे उनकी रैंक लगाई। तो पास वाले बच्चों में पूजा भी पास हो गई। पूजा टॉप से 50वें नंबर पर आई और बॉटम से 56वें नंबर पर आई। तो 50 प्लस 56 माइनस 1 कर दो, 105 बच्चे हो गए। तो 105 बच्चे रैंकिंग में हैं। इसका मतलब 105 बच्चे हो गए पास। फिर कहता है 11 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी और 6 फेल हो जाते हैं। अब देखो, पास प्लस फेल प्लस एब्सेंट सबको जोड़ दो, पूरी क्लास बन जाती है। पूरी क्लास का टोटल निकल आता है। यही तो निकलेगा बेटा। एक क्लास में टोटल बच्चे कैसे निकलते हैं भाई? जितने पास हो गए उनको गिन लो, जितने फेल हैं उनको ले लो, और जो बच्चे एब्सेंट थे, जो परीक्षा ही देने नहीं आए थे, वो अलग से बने हुए हैं, तो उनको और अलग से काउंट कर लेंगे। पास बच्चे कितने निकले? 105, सवाल में अभी निकाला था। फेल सवाल के अकॉर्डिंग 11 बच्चे फेल है। सवाल में साफ साफ लिखा है 11 स्टूडेंट डिड नॉट टेक द एग्जाम एंड 6 फेल। 6 फेल है, सॉरी, एंड 6 फेल हो गए। और 11 स्टूडेंट ने एग्जाम ही नहीं दिया बेटा। 11 तो परीक्षा देने ही नहीं आए, तो 11 एब्सेंट थे बेटा आपके। सबको जोड़ दो, पूरी क्लास बन गई। तो 11 बच्चा कितना हो गया बेटा? 17, और 17 और 5 कितना बन जाएगा बेटा? 22। तो करेक्ट आंसर कितना बनेगा बेटा? 122। और टोटल जो क्लास में बच्चे होंगे वो 122 बनेंगे। सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर सी बनेगा। तो ऐसा भी सवाल अगर कभी भी आपको देखने को मिले, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपको देखने को मिले, तो आप क्वेश्चन को बेटा इस तरीके से लगा सकते हैं। क्लियर? अगर ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया तो अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, जल्दी से कर दो। एक सवाल बिल्कुल ऐसा ही है, उसको जल्दी से कर देंगे। ओम प्रकाश, क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट। बेटा इस क्वेश्चन के बाद रिपीट करा दूंगा, इस क्वेश्चन के बाद रिपीट करा दूंगा। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बता दो। सारे बच्चे बी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, और बी ऑप्शन कहता है 33। कुछ बच्चे 38 भी बता रहे हैं। हाँ, अलग अलग आंसर शुरू हो गए बच्चों के आना, अलग अलग आंसर आना शुरू हो गए। कुछ बच्चे ए ऑप्शन के साथ भी जा रहे हैं, कुछ बच्चे सी ऑप्शन के साथ भी हैं, कुछ बच्चे बी ऑप्शन के साथ भी हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? एक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की सूची में राम ऊपर से बेटा 22 और नीचे से बेटा 12 है। तो जो रैंक लगती है बेटा हमेशा पास बच्चों की लग रही है। सवाल में कह रहा है भाई मैं क्या करूं? सवाल साफ साफ कह रहा है
कि राम की जो रैंक है वो टॉप से काउंट की गई तो सर 22वें नंबर पर है, तो 22 बच्चे तो यही हो गए, और नीचे से काउंट की गई बॉटम से तो बेटा 12 नंबर पर थी, तो ये 12 नंबर पर थी। तो ये राम की दोनों रैंक है बेटा। जब एक बच्चे की रैंक दोनों तरफ से पता चल जाती है, ऊपर से भी नीचे से, तो टोटल निकल आता है। तो टोटल बेटा कैसे निकलेगा, 22 प्लस 12 माइनस 1, दोनों को जोड़ दो बेटा, 34 में से एक गया बेटा, कितना बचा, 33। तो ये 33 बन गया टोटल। अब ये टोटल 33 किसका बना है, ये बेटा पास का बना है। जो उत्तीर्ण छात्र हुए थे उनकी सूची लगी है, ठीक। साफ साफ कह रहा है द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट हु पास्ड, जो पास हुए हैं, ये लिस्ट उनकी है केवल, और किसी की नहीं है। तो जो लिस्ट बनी है ये वाली, ये पास बच्चों की लिस्ट थी। तो 33 छात्र तो कैसे हो गए सर, पास हो गए। यहां तक सबको क्लियर हो गया। अब 33 पास हो गए, फिर आगे कहता है यदि फेल छात्रों की सूची में मनोज दोनों ओर से 5वां है, एक रैंक उसने अलग से लगा दी। अब फेल बच्चों की सूची उसने अलग से लगाई, उसने फेल छात्रों को बताया नहीं कि फेल छात्र इतने थे। अगर बोल देता कि फेल छात्र 5 थे तो 5 और जोड़ देते, फेल छात्र 10 थे तो 10 को और जोड़ लेता। उसने फेल छात्र के बारे में कुछ नहीं बोला, उसने ये बोल दिया यदि फेल छात्रों की सूची में एक रैंक उसने और अलग से लगा दी, उस रैंक में उन बच्चों को रखा है जो फेल थे। और क्या कहा, मनोज दोनों ओर से 5वां है। मनोज तो हो गया भैया फेल। अगर मनोज फेल हो गया और मनोज की फेल छात्रों की रैंक में क्या हुआ भाई, ऊपर से भी वो 5वां है और सर नीचे से भी 5वां है, नीचे से भी सर 5वां है। तो टोटल फेल कितने हो गए सर, 5 और 5 10 में से एक कम कर दो सर, 9 हो गए। टोटल फेल कितने हो गए सर, 9 हो गए। टोटल फेल कितने हो गए सर, 9 हो गए। अब सवाल में कह रहा है तो कुल छात्रों की संख्या बता दो। अब सर एक बात बताओ, टोटल पास बच्चे कितने हैं सर, 33, और टोटल फेल बच्चे कितने हैं सर, 9। तो फेल प्लस पास कर दो, फेल प्लस पास कर दो बेटा, पूरी क्लास बन जाती है, पूरी क्लास बन जाती है। एब्सेंट इसमें कोई है नहीं। तो 9 फेल 33 पास, तो टोटल कितना बनेगा बेटा, ये टोटल कितना बनेगा बेटा आपका, 42 बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर बेटा 42 होगा। ए इज द राइट आंसर, खत्म सवाल। ए इज द राइट आंसर, ए करेक्ट आंसर है। कितने बच्चों के समझ में नहीं आया सवाल, जल्दी से पूछ लो बच्चे। रितेश कुमार का ऑप्शन सही था, बाकी कितने बच्चों का ए ऑप्शन नहीं आया। रिपीट, कोई दिक्कत नहीं बेटा, रिपीट कर दूंगा, कर दूंगा। इस क्वेश्चन में बेटा फेल छात्रों की संख्या नहीं दे रखी, पास छात्रों की संख्या नहीं दे रखी, दोनों की रैंक अलग अलग लगा दी है। अब सिंपल सी बात, आप मान लो किसी क्लास में पढ़ रहे हो, उसकी रैंक लगा देता हूं बेटा, अलग से समझा देता हूं, इसका एक अलग से और समझा देता हूं। देखो उधर दो रैंक अलग अलग लगी है, यहाँ पे अलग से समझा दे रहा हूँ। पास बच्चों की रैंक अलग लगी है और फेल बच्चों की रैंक अलग लगी थी। पास बच्चों में बेटा कौन था, पास बच्चों में था कौन था बेटा, राम। राम टॉप से 22 और नीचे से कितना था बेटा, 12। इसका मतलब है राम की जो रैंक है ऊपर से बेटा 22 थी और नीचे से कितनी थी बेटा, 12। तो ये उन बच्चों की रैंक है जो बच्चे पास हुए हैं। केवल इस लिस्ट में पास वाले बच्चे हैं, तो इस लिस्ट में आएंगे फेल वाले बच्चे। दोनों की अलग अलग रैंक लगाई है, तो हमें अलग अलग रैंकों से टोटल पता करके दोनों को जोड़ देंगे। राम पास है और राम उस रैंक में ऊपर से 22 है, नीचे से 12 है, तो टोटल पास कितने हुए, टोटल पास हो जाएंगे 22 प्लस 12 माइनस 1, 22 प्लस 12 माइनस 1, 22 और 12 34 में से एक गया 33, तो 33 हो गए पास, 33 हो गए पास। अब लगी रैंक फेल वालों की, फेल वालों की संख्या बता देता तो सवाल आसान हो जाता। फेल वालों की रैंक लगाई, फेल में कौन हुआ, मनोज फेल हो गया। अब मनोज हो गया फेल, और फेल जितने भी बच्चे फेल हुए उनमें मनोज की रैंक दोनों तरफ से 5वीं थी, ऊपर से भी 5वीं थी और नीचे से भी 5वीं थी। क्वेश्चन में देखो साफ साफ लिखा हुआ है, फेल छात्रों की सूची में मनोज दोनों ओर से 5वां है। अगर मनोज दोनों ओर से 5वां है, मनोज इज 5th फ्रॉम द बोथ साइड, दोनों साइड से 5वां है। जो बच्चे फेल हुए हैं, साफ साफ कह रहा है लिस्ट ऑफ फेल स्टूडेंट में मनोज दोनों तरफ से बेटा 5वां है। अगर दोनों तरफ से 5वां होगा, इसका मतलब ऊपर से 5वां नीचे से 5वां, तो टोटल फेल कितने हो गए सर, 5 और 5 10 में से एक कम कर दो सर, 9 हो गए। अब 33 बच्चे पास और 9 बच्चे फेल, तो टोटल कितने हो गए सर, 42 हो गए। दोनों को जोड़ दो, आंसर बन खत्म सवाल।
मैंने तभी बोला बेटा, मैंने रवि कुमार बघेल, मैंने क्या बोला था, हर क्वेश्चन की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो। एक छोटा सा पॉइंट अगर नहीं पढ़ा वही परेशान करेगा आपको, इसलिए कहता हूं हर लैंग्वेज को ढंग से पढ़ो बेटा। अगला सवाल, एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था, क्वेश्चन नंबर 4 को रिपीट कर दो बेटा। देखो बेटा ये रहा, वह टीम जो टॉप से बेटा 3rd नंबर पर, रोहित शर्मा की टीम टॉप से बेटा 3 नंबर पर है, टॉप से बेटा 3 नंबर पर है, और कप्तान रोहित शर्मा की टीम के बाद 19 टीमें हैं। अगर इस टीम के बाद रोहित शर्मा की टीम के बाद 19 टीमें होंगी तो रोहित शर्मा की टीम नीचे से बेटा कितनी हो जाएगी सर, 20 भी हो जाएगी, 20 भी हो जाएगी। तो 20 और 3 कितना हो गया सर, 23, और एक कम कर देंगे तो 20 + 3 - 1 करूंगा तो इसमें टोटल टीमें कितनी बन जाएंगी, 22 बन जाएंगी। सिंपल सवाल था, एक बच्चे ने पूछा था सर समझा देना, ये तो आसान सवाल है, 22 हो जाएगा, इसको तो आराम से कर सकते हैं। अगला सवाल इसे कर दो बेटा। कोई बच्चा इसका आंसर बता सकता है, कोई भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर बता सकता है? अच्छा सवाल आपके सामने आ गया, किसी पंक्ति में रोहित का बाईं ओर से स्थान दाईं ओर से स्थान का दूना है, डबल है, इसका मतलब बेटा यदि पंक्ति में कुल 50 छात्र हो तो रोहित शर्मा बाएं से कौन से नंबर पर होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो और आंसर निकालने की कोशिश करो। रोहित पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज ट्वाइस द पोजीशन फ्रॉम द राइट साइड, right hand, sorry. If there are a total of 50 students in a row, then which position was Rohit Sharma? रोहित फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से रोहित की पोजीशन पूछी है, सवाल में कितनी होगी, कोई भी बच्चा बता दे कितनी होगी। कभी कभी सवाल में बेटा मैथ भी यूज हो जाएगा, अब इस सवाल में हल्का सा मैथ का यूज कर लिया हमने। तो रैंकिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां मैथ भी चलेगा भाई, रीजनिंग और मैथ दोनों भाई भाई होते हैं, ध्यान रखना भाई, हल्का मैथ रीजनिंग में भी बनता है, ऐसा नहीं कि केवल लॉजिक ही चलते होंगे, कहीं कहीं पर हम मैथ का भी यूज करते हैं। बहुत सारे टॉपिक जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग हुआ, एज हुआ, ये तो प्रॉपर तरीके से मैथ की टॉपिक है, तो मैथ से ही बनेंगे एक तरीके से। तो इसमें भी मैथ का यूज हुआ है, रैंकिंग में हल्का सा मैथ का यूज हुआ है, और कई टाइप इसमें ऐसी आएंगी जहां पर प्रॉपर तरीके से मैथ का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रेशियो वाले टॉपिक को। तो ये रेशियो का पॉइंट थोड़ा सा यूज किया है, उसने क्या यूज किया देखो समझते हैं। किसी पंक्ति में रोहित का बाएं से स्थान दाएं से स्थान का डबल है बेटा, उसकी लेफ्ट हैंड साइड वाली जो पोजीशन है वो डबल होनी चाहिए, ट्वाइस होनी चाहिए। कौन सी वाली पोजीशन की बेटा, राइट साइड वाली पोजीशन की। तो देखो मान लो ये रोहित है, ये लेफ्ट साइड होती है, सभी बच्चे जानते हैं, ऊपर बना देता हूं जिससे आपको आसानी से दिख जाएगा। ये रोहित की पोजीशन है, रोहित, ये लेफ्ट साइड होती है सभी जानते हैं, और ये राइट साइड होती है सभी जानते हैं। इन दोनों का रेशियो बना के दे दिया है, इन दोनों का रेशियो बना के दिया है। क्या दिया है बेटा, किसी पंक्ति में रोहित का बाएं से स्थान दाएं से स्थान का डबल है, इसका मतलब है राइट साइड से जो पोजीशन होगी उसकी ठीक ये डबल है। अगर राइट साइड से पोजीशन बेटा 1 होगी तो लेफ्ट साइड से पोजीशन कितनी बनेगी सर, 2 बनेगी। तो लेफ्ट साइड से पोजीशन कितनी बनेगी सर, 2 बनेगी। अगर इधर से मान लो 10, इधर से मान लो सर 20 होगी। अगर इधर से मान लो बेटा 100, तो ये हो जाएगी बेटा 200 हो जाएगी, डबल होनी चाहिए, बस सीधी सी बात है। राइट साइड की जो भी पोजीशन होगी उस पोजीशन की डबल हो जाएगी बेटा लेफ्ट साइड वाली। तो हम क्या मानेंगे बेटा इस कंडीशन में, अगर राइट साइड की बेटा x मान लो तो लेफ्ट साइड की कितनी हो जाएगी सर, 2x हो जाएगी, जस्ट डबल हो जाएगी बेटा। तो हमने एक बात समझी, रोहित शर्मा की पोजीशन लेफ्ट राइट साइड से अगर x भी है तो लेफ्ट से कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी, और एक ही बच्चे की पोजीशन दोनों तरफ से पता चल गई। अब आगे कहता है यदि पंक्ति में कुल 50 छात्र हों तो रोहित की लेफ्ट वाली पोजीशन पता करनी है, लेफ्ट वाली पोजीशन पता करनी है, इसका मतलब है ये 2x की वैल्यू पता करनी है। और जब किसी बच्चे की पोजीशन, देखो यहां बना देता हूं, जब किसी बच्चे की पोजीशन दोनों तरफ से पता हो, लेफ्ट से 2x है और राइट से x है, तो कॉन्सेप्ट हमने ये सीखा था कि दोनों को जोड़कर 1 माइनस कर दो तो टोटल निकल आता है। तो टोटल का कॉन्सेप्ट क्या था सर, टोटल बराबर होता है l + r - 1, टोटल बराबर होता है l + r - 1। अगर दोनों साइड को जोड़कर 1 घटा दूं तो कुल निकल आते हैं। लेफ्ट साइड कितनी है सर, 2x, राइट साइड कितनी है सर, x, और -1 कर दूंगा तो क्या बन जाएगा सर, टोटल। और सवाल में टोटल कितने हैं सर, 50 दिए। सवाल में टोटल छात्र कितने दिए सर, 50 दिए। कॉन्सेप्ट में यूज कर दो तो 2x + x - 1 बराबर 50 होगा। तो 2x और x कितना हो गया सर, 3x, तो 3x बराबर -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 51 बनेगा। तो x बराबर कितना बन जाएगा, 17 × 51, 17 बन जाएगा। तो x की वैल्यू 17 होगी, इसका मतलब है राइट साइड हो जाएगी 17वीं, राइट साइड से 17
तो लेफ्ट से कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा। तो 17 दूनी 34 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कौन सा पूछ रहा है, उसकी लेफ्ट हैंड वाली पोजीशन पूछी थी, तो लेफ्ट हैंड वाली पोजीशन बेटा कितनी है, 34 हो जाएगी। तो 34 इज द राइट आंसर। करेक्ट ऑप्शन बेटा बी बनेगा। खत्म। 34 इज द राइट आंसर। 34 इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चे, सभी बच्चों को क्लियर हो गया। एक अगला पॉइंट बिल्कुल इसी तरीके से एक सवाल और दिया हुआ है। इसी पंक्ति में मनोज बाएं से स्थान दाएं ओर से स्थान का 4 गुना है। तो ऐसे सवाल जब भी आए, मनोज की पोजीशन दे रखी है, ऐसे सवाल जब भी आए आप उनकी रेशियो बना लेंगे और रेशियो से सवाल बेटा बहुत आसान हो जाता है। रेशियो से सवाल बेटा बहुत आसान हो जाता है। जल्दी से कर दो बेटा। किसी पंक्ति में मनोज का बाएं से स्थान दाईं ओर से स्थान का बेटा 4 गुना है, तो राइट साइड वाली जो पोजीशन होगी, इस पोजीशन से लेफ्ट साइड वाली जो पोजीशन होगी वो 4 गुनी होगी। इसका मतलब रेशियो बनेगा 1:4 का। 1:4 का। अगर राइट साइड वाली पोजीशन को x मान लूं तो लेफ्ट साइड वाली पोजीशन बेटा 4x हो जाएगी, 4x बन जाएगी। ये तो कह रहा है बेटा मनोज का बाएं से स्थान दाईं ओर से स्थान का 4 गुना है, 4:1 का रेशियो बनेगा। ये पंक्ति में टोटल 99 छात्र हैं, तो कर दो बेटा दोनों को जोड़कर -1, तो 4x प्लस x माइनस 1 l+r, दोनों साइडें जोड़कर 1 घटा दूं तो क्या पता चलता है, टोटल। और टोटल सवाल में कितना है बेटा, 99। टोटल सवाल में कितना है बेटा, 99। -1 को उधर पहुंचा दो तो 4x प्लस x कितना हो गया सर, 5x बराबर ये कितना हो गया सर, 100। तो x का मान कितना आ गया सर, 20 आ गया। x बराबर 20 होगा। इसका मतलब है राइट साइड वाली पोजीशन 20 होगी तो लेफ्ट साइड वाली पोजीशन 80 हो जाएगी, 80 हो जाएगी। और यही इसका राइट आंसर बनेगा। तो पूछा क्या है, तो मनोज दाएं से कौन से स्थान पर होगा, तो मनोज की पोजीशन दाएं से राइट साइड से पूछी है तो सर 20 होगी। तो करेक्ट आंसर बेटा 20 बनेगा। ए इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे 80 लगा रहे हैं बेटा, पूछ क्या रहा है पता कर लो। मनोज दाएं ओर से बेटा राइट साइड से पूछा है, मनोज की पोजीशन देखो क्या पूछा है, देन विच पोजीशन विल मनोज बी फ्रॉम द राइट, राइट साइड से पूछी है बेटा, राइट साइड से कितनी होगी। तो राइट साइड वाली पोजीशन सर देखो क्या कितनी है, x है और x का मान 20 है, तो राइट की पोजीशन होगी 20, लेफ्ट की पूछता तो होती 80, तो 80 होती। हाँ जल्दी में ही सवाल गलत होते हैं बेटा, जल्दबाजी में गलत होते हैं। बहुत सारे बच्चों ने लैंग्वेज नहीं पढ़ी, वहां गलती कर देते हैं। कुछ बच्चे लैंग्वेज पढ़ के जल्दबाजी में ऑप्शन हिट कर दे। दिक्कत वहां होती है ऑप्शन में बेटा, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको जो आपको परेशान करेंगे, कंफ्यूज करेंगे, इसलिए सारे बच्चे ऑप्शन सही तरीके से लगाएंगे। ठीक है बच्चे, कुछ सवाल आपको HW में दूंगा, ये सवाल आप HW में लगा लेंगे बेटा। ये लास्ट सवाल मैं आपको HW में दे देता हूँ, इस क्वेश्चन को बेटा आप प्रॉपर तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है रीजनिंग की रैंकिंग टॉपिक आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। आज हमने इसका बिल्कुल बेसिक पढ़ा, जब भी आपको टोटल निकालने होंगे तो इस टॉपिक से हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हमने जाना वो बिल्कुल बेसिक बातें जानी थी। एक भी क्वेश्चन बेटा टफ नहीं था, कुछ भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो आपको बहुत परेशान करेगा। ठीक है, धीमे धीमे क्लास आगे बढ़ती जाएगी, लॉजिकल सवाल आते चले जाएंगे। तो सारे बच्चों ने बेसिक पॉइंट समझ लिया होगा और आपको ये बेसिक पॉइंट सभी बच्चों को आना चाहिए। आज की क्लास में सिर्फ हमने ये जाना है कि एक बच्चे की पोजीशन जब दोनों तरफ से पता होती है तो दोनों को जोड़कर -1 कर देते हैं तो टोटल निकल आता है। तो टोटल निकालने वाले कॉन्सेप्ट आज जाने हैं। कल क्लास में बेटा आज हमने एक बच्चे वाले क्वेश्चन पढ़े, कल की क्लास में 2 आएंगे, फिर 3 भी आएंगे। क्वेश्चन धीमे धीमे बच्चे बढ़ते भी जाएंगे, तो बाकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कल पढ़ेंगे हम। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। सीट दिखा दीजिए प्लीज, कौन सी सीट की बात कर रहे हैं बेटा, क्लॉक की सीट बेटा क्लॉक के फोल्डर में होगी। जो क्लॉक का फोल्डर होगा उसे ओपन करना, उस ओपन में क्लॉक की मैंने प्रैक्टिस सीट डाल रखी है पहले से ही, तो आप वहां चेक कर सकते हो। 50 क्वेश्चन की सीट मैंने आपको दी है, तो प्रैक्टिस के तौर पे क्लॉक के सवाल वहां से लगा लेंगे। रैंकिंग की सीट जब रैंकिंग टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद दे दूंगा मैं आपको। ये वाली PDF आपको बैक टू बैक अभी मिल जाएगी। ठीक, तो हर टॉपिक की सीट हर टॉपिक के साथ ही मिलती है। ठीक है बच्चे, तो आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना, क्लॉक की सीट क्लॉक वाले पोर्शन में ही, क्लॉक वाले टॉपिक में ही मिलेगी आपको। क्लियर बच्चे, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन लगा लेना। ये आपका HW है, इसे बाद में लगा लेंगे। बाकी अगली मुलाकात कल होगी 11 बजे। तो रैंकिंग के सेकंड कॉन्सेप्ट को कल समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच। दूसरी बात बच्चों, जो बच्चे बेटा अंडर 18 हैं, जिनकी एज अभी 18 साल से कम है, या आपके कोई भी मिलने वाला भाई बहन छोटा भाई कुछ भी हो सकता है बेटा, तो आपको एक जानकारी दे देता हूं बच्चों।
एयरफोर्स के बारे में, एयरफोर्स एग्जाम के बारे में। जो भी बच्चे जिन्होंने 12th किया है अभी, कुछ छोटे बच्चे होते हैं जिनकी 12th हो जाती है और कम एज में हो जाती है, जो 18 से कम एज के होते हैं, जिनकी एज 18 साल से कम होती है, 17 साल से लगभग मान के चलो, तो वो सभी बच्चे एयरफोर्स का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एयरफोर्स की वैकेंसी बेटा आ चुकी है आपकी, और एयरफोर्स का बैच भी हमारा प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन पे चल रहा है, स्टार्ट होने वाला है और स्टार्ट हो भी चुका है। ठीक है बच्चे, तो आपके एप्लीकेशन पर जो भी बच्चे एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, एयरफोर्स में बेटा दो ट्रेन बनेंगे, एक एक्स ग्रुप होगा और एक बेटा बाई ग्रुप होगा। एक्स ग्रुप हमारा टेक्निकल होता है बेटा, बाई ग्रुप नॉन टेक्निकल होता है। तो जो भी बच्चे एक्स ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं, एक्स ग्रुप का प्रॉपर बैच मिल जाएगा, और जो भी बच्चे बेटा बाई ग्रुप की तैयारी करना चाहते हैं, बाई ग्रुप का प्रॉपर बैच मिल जाएगा। एयरफोर्स में बेटा गर्ल्स और बॉयज दोनों ही फॉर्म फिल कर सकते हैं बेटा। अगर लड़कियां भी भरना चाहती हैं तो बेटा अब ऐसा हो चुका है कि लड़कियां भी फॉर्म डाल सकती हैं। ठीक है, तो जितने भी बच्चे जो 17 साल से लेकर 21 साल के बीच में आते हैं, वो सभी बच्चे एयरफोर्स का फॉर्म फिल कर देंगे। और यहां पर बेटा जॉब लगाना बहुत आसान हो जाता है। सबसे कम उम्र में अगर आपको जॉब लगानी है तो वो एक एंट्री होती है, वो सिर्फ एयरफोर्स होती है। तो जो भी बच्चा एयरफोर्स में जाना चाहता है, एयरमैन बनना चाहता है, वो सारे बच्चे वो 17 से 21 साल के बीच में आते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी तैयारी शुरू कर देते हैं, जिनकी 18 साल एज नहीं होती, क्योंकि सारी वैकेंसियों में लगभग 18 साल एज मांगते हैं। ये एक ऐसी वैकेंसी होगी जहां 18 से कम एज वाले बच्चे भी फॉर्म फिल करते हैं। तो जो बच्चे 18 से कम एज के 17 से 21 के बीच में आते हैं, वो सभी बच्चे बेटा एयरफोर्स का फॉर्म फिल कर देंगे, और इसका एग्जाम बेटा अक्टूबर के समथिंग होगा। तो सारे बच्चे तैयारी में लग जाएंगे। इसका प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन पे बैच आ चुका है। अगर आपको बेटा एक्स ग्रुप देना है तो एक्स दे सकते हो, बाई देना है बाई दे सकते हो, और इसमें एक ऑप्शन और होता है बोथ का। अगर आपको दोनों ऑप्शन देने, दोनों पेपर देने, तो दोनों ऑप्शन भी दे सकते हो बेटा। ठीक है, तो जो भी बच्चे एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, एप्लीकेशन पे जाके बेटा एक गरुड़ नाम से बैच होगा, उसे आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, जनरल साइंस की क्लास बेटा जीएस वाली क्लास में चलेगी। ये जनरल साइंस हुआ, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी हुआ, ये सब जीएस वाली क्लास में आते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर? तो सारे बच्चों को पॉइंट क्लियर हो गए। तो जो भी बच्चा बेटा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स जनरल साइंस, ये सब जीएस वाली पोर्शन में मिलते हैं आपको। ठीक है बेटा, रीजनिंग की क्लास अलग होती है, ये जीएस वाली पोर्शन में आते हैं सारे। 12th का एग्जाम दिए बिना बेटा नहीं, बेटा 12th पास आउट होनी चाहिए, 12th पास आउट होनी चाहिए। एमटीएस की क्लास प्रॉपर एप्लीकेशन से स्टार्ट हो चुकी है। अगर जो भी बच्चा एमटीएस की तैयारी करना चाहता है, वो एमटीएस का सेपरेट बैच चल रहा है, आप उस बैच में बेटा जा सकते हो। ठीक है बच्चे, जैसे सीजीएल का ये सेपरेट बैच है, ऐसे एमटीएस का भी सेपरेट बैच है। उसमें सिर्फ एमटीएस के ही बच्चे हैं, तो वहां पर भी बेटा एमटीएस की तैयारी आप कर सकते हो, वो सेपरेट बैच होगा। ऐसे एयरफोर्स का सेपरेट बैच होगा, सारे बैच सेपरेट चलते हैं। जिस एग्जाम का जो भी एग्जाम आएगा उसी का सेपरेट बैच चलता है आपका प्रॉपर तरीके से। जैसे ये वाला बैच प्रॉपर सीजीएल का है, एमटीएस का बैच प्रॉपर अलग होगा, सीएचएसएल का बैच भी हमने प्रॉपर तरीके से अलग चलाया था, एयरफोर्स का बैच भी प्रॉपर तरीके से अलग होगा, जिसमें एक्स ग्रुप अलग होगा, बाई ग्रुप भी बेटा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अलग होगा। ठीक है बच्चे, तो जो भी बच्चा जिस बैच में जाना चाहता है पढ़ सकता है। बाकी अगली मुलाकात कल होगी। ठीक है, 11 बजे दोबारा मिलेंगे और रैंकिंग टॉपिक के सेकंड कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच।